सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने अच संधि में पंच संधियों को देखा। आज हम लोग पूर्व रूप संधि को देखेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व रूप अर्थात पूर्व में जो वर्ण है उसका रूप दोनों के स्थान पर हो जाना। वास्तव में संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल में अभी तक जो हम लोगों ने स्थिति देखी थी वो ये था कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं और दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। जैसे दीर्घ संधि में हुआ, दोनों वर्ण हट गए, उनके जगह पे दीर्घ वर्ण स्थापित हो गया। यण संधि और अयादि संधि में हम लोगों ने देखा था कि एक वर्ण हट जाता है और दूसरा वर्ण वैसे ही बना रहता है। जो हटता है उसके जगह पे किसी अन्य का आदेश हो जाता है। यहां क्या होगा, दो वर्ण हैं, जो पहले आया हुआ वर्ण है वो वर्ण दोनों के स्थान पर अर्थात परवर्ती वर्ण के स्थान पर भी हो जाएगा, परवर्ती वर्ण लुप्त हो जाएगा। सूत्र है हमारा इंगः पदांतादति। इसके विच्छेद को हम लोग देख लें। प्रथम पद हुआ इंगः, उसके बाद है पदांतात और अंत में है अति। पंचमी विभक्ति एक वचन है, यहां भी पंचमी विभक्ति एक वचन है और अति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अर्थ क्या होगा, इंग प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात यदि अति अर्थात ह्रस्व अ आए तो इंग प्रत्याहार का वर्ण दोनों के स्थान पे रहता है। पदांताद इंगः अति पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। इंग प्रत्याहार का वर्ण कैसा होना चाहिए, जो पद के अंत में आया हो। जरा ध्यान देंगे हम लोग। इंग प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए और ओ। इसके बाद सूत्र ने क्या कहा, ह्रस्व अ आए। आप अगर देखें, सेम कंडीशन अयादि संधि में भी कहा गया था। ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अयादि संधि होती थी, ए के स्थान पर अय होता था। और ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ के स्थान पर अव होता था। हम लोगों ने उदाहरण भी देखा था। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि ए और ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो ह्रस्व अ का लोप हो जाता है, केवल ए और ओ जो भी पहले आया हुआ हो वही अवशिष्ट बचता है। तो दोनों अगर संधियां प्राप्त हैं तो दोनों में से एक ही होगी। यहां समझने वाली बात है, अन्य सभी स्थानों पर तो अयादि संधि की प्रसक्ति होगी, लेकिन अगर इंग प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ए और ओ कैसे हो, पदांत हो, अर्थात पदांत ए या पदांत ओ के बाद अगर
आएगा, तो यहां पर अयादि संधि नहीं होगी, यहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ह्रस्व लुप्त हो जाएगा और ए अथवा ओ जो भी पूर्व में आया हो वही अवशिष्ट बचेगा। हम लोग उदाहरणों की ओर देख चलें। जैसे यहां दो शब्द हैं, ग्रामे और अपि। ग्रामे में अंतिम अक्षर है ए। ध्यान देंगे, ग्रामे यह ग्राम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, सुबंत है, अतः पद है, और इस पद के अंत में ए आया है, इस ए के बाद ह्रस्व अ आया, इसलिए यहां पर पूर्व रूप संधि होगी, ये अ लुप्त हो जाएगा, शब्द हमारा बनेगा, संधि के पश्चात जो शब्द बन रहा है वो शब्द होगा ग्रामे और बाद में है पी। यहां अ था, इसको बताने के लिए हम लोग अवग्रह लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो यह कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां संधि हुई है या नहीं है, या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए ये बताने के लिए कि यहां पर पूर्व रूप संधि हुई है और अ का लोप हुआ है, इसलिए हम लोग अवग्रह लगाते हैं। कुछ और उदाहरणों की ओर चलें हम लोग। जैसे ते अपि, पद है ते, इस पद के अंत में ए आया और इसके बाद ह्रस्व अ आया है, इसलिए ह्रस्व अ का लोप होगा, अवशिष्ट बचेगा ए, और यहां से ह्रस्व अ समाप्त हुआ है। इसको बताने के लिए हम लोग संधि के पश्चात बने हुए पद शब्द में अवग्रह का प्रयोग करेंगे। शब्द हमारा होगा, उसी तरह से अगला शब्द है हरे धन अव। यहां भी हरे पद का अंतिम अक्षर है ए, और इस ए के पश्चात ह्रस्व अ आया, इसलिए अ का लोप होगा, पूर्ववत प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग, शब्द बनेगा जहां पदांत में ओ का प्रयोग होगा, वहां भी पूर्व रूप संधि होगी, यदि पर में ह्रस्व अ आ रहा हो। तीन उदाहरण आपके समक्ष हैं। को धन अत्र, पद के अंत में ओ है, वास्तव में यह कह है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह बनता है, उत्त हो करके को बना है,
यहाँ इस ओ के पश्चात अ आया, अतः पूर्व रूप संधि होगी अ का लोप हुआ है, जिसे बताने के लिए हम अवग्रह का प्रयोग करेंगे। आगे के शब्दों पर ध्यान दें। यहां भी वही प्रक्रिया है। अंत में है ओ, पद है विष्णु, अंत में ओ है। इस ओ के बाद ह्रस्व अ आया, हम पूर्व रूप संधि करेंगे, शब्द बनेगा विष्णुव। वैसे ही नमो पद है, अंत में आया ओ और उसके बाद ह्रस्व अ है, ह्रस्व अ लुप्त होगा। लुप्त हुए ह्रस्व अ को बताने के लिए अवग्रह का प्रयोग होगा। हमारा शब्द बनेगा नमोस्तु। इस प्रकार से पूर्व रूप संधि की ओर हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग पररूप संधि को देखेंगे। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।